यहाँ पर बहुत से बच्चे हमें बोल रहे थे कि मैम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम कोई चैप्टर करते हैं या यूनिट करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो हमें पता नहीं लगता है कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक हमें करना है और कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक हमें नहीं करना है, क्योंकि बुक्स तो बहुत ज़्यादा वास्ट होती हैं, तो हमें नहीं पता लगता कि कौन सा टॉपिक सिलेबस में है हमें कर लेना चाहिए और कौन सा टॉपिक हमें स्किप करना है, ये सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ देना चाहिए। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो इस वीडियो में बेटा मैं आपकी ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आई हूँ। बेसिकली इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डिटेल्ड सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसका सब्जेक्ट कोड है 030। इस वीडियो के थ्रू आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर यूनिट कर रहे हैं तो कौन से टॉपिक करने हैं और कौन से टॉपिक स्किप करने होंगे। तो आइए बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में। देखिए बेटा, इकोनॉमिक्स का सीबीएसई में जो ओवरऑल वेटेज है वो है 100 मार्क्स की, ठीक है। अब इस 100 मार्क्स को कैसे बाइफरगेट किया गया है, इस 100 मार्क्स को कुछ इस तरीके से बाइफरगेट किया गया है कि सीबीएसई आपका बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट करेगी 80 मार्क्स का, ठीक है। आपका जो सीबीएसई का फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा इकोनॉमिक्स का वो होगा बेटा 80 मार्क्स का, जिसके लिए आपको राइटिंग टाइम दिया जाएगा 3 आवर्स, ठीक है। ये राइटिंग टाइम है 3 आवर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम भी आपको मिलता है। स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम दिया जाता है टू रीड आउट द एंटायर पेपर, ठीक है, टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको पेपर करने के 3 आवर एंड 15 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है, जिनमें से 15 मिनट्स तो आपका रीडिंग टाइम है, उसमें आप राइट कुछ भी नहीं कर सकते हो, अलाउड ही नहीं होता है, और 3 आवर्स जो है वो आपका राइटिंग टाइम रहेगा, ठीक है। और साथ में आपका होता है प्रोजेक्ट वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। इस 20 मार्क्स में आपको फाइल बनानी होती है, आपका वाइवा भी होता है। तो आगे आपको प्रोजेक्ट के लिए भी मैं गाइड करूंगी। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करेंगे। देखिए, एज वी नो दैट कि इकोनॉमिक्स में हमारे 2 बुक्स हैं, राइट। एक तो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारा जो पेपर है ना बेटा, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80 मार्क्स का आपका होने वाला है इकोनॉमिक्स का, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस और यू कैन से 2 पार्ट्स। पार्ट ए या सेक्शन ए होगा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स से, और जो पार्ट बी है या सेक्शन बी है वो होगा बेटा आईईडी से, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इन दोनों बुक्स के बारे में, इन दोनों सेक्शंस की वेटेज बताती हूँ। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया आपका इंटायर पेपर 80 मार्क्स का होगा, उसमें से जो आपका पार्ट ए यानी कि इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा वो 40 मार्क्स का होगा, और पार्ट बी आईईडी वो भी 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। मतलब दोनों ही सेक्शंस की इक्वल वेटेज है, ठीक है। 40 मार्क्स की ही आने वाली है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, 40 मार्क्स की ही आने वाली है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो चलिए ये तो हो गई बुक वाइज वेटेज और यू कैन से सेक्शन वाइज वेटेज। अब हम बात करेंगे कि अगर मैम हम बात करें इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो कि 40 मार्क्स की आपने बताया हमारे बोर्ड के एग्जाम में आने वाली है, तो इसमें कितनी यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स की क्या क्या वेटेज है। तो आइए बेटा बात करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल 5 यूनिट्स हैं, एंड द नेम ऑफ दोज 5 यूनिट्स आर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब बेटा इनकी वेटेज देखेंगे। देखिए, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स ये आएगी आपके बोर्ड के एग्जाम में 10 मार्क्स की। मनी एंड बैंकिंग ये वाली यूनिट आएगी आपके बोर्ड के एग्जाम में 6 मार्क्स की। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये आएगी बेटा 12 मार्क्स की। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी ये आएगी बेटा 6 मार्क्स की, एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ये आएगी 6 मार्क्स की। तो अब आप देख सकते हैं अमंग ऑल द 5 यूनिट्स डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी यूनिट है जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में, राइट। इसकी वेटेज है बेटा 12 मार्क्स की, जो कि हाईएस्ट वेटेज है। उसके बाद हाईएस्ट वेटेज है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की आफ्टर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वो है बेटा 10 मार्क्स की।
तो मेक श्योर कि आप ये 2 यूनिट्स को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप ये 2 यूनिट्स कर लेते हैं ना बेटा, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आप यहाँ पर अपने 22 मार्क्स तो पक्के कर ही लेते हैं इन योर सेक्शन ए, दैट इज इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वेटेज है 40 मार्क्स की। सेक्शन बी जो हमारा रहेगा वो रहेगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो कि 40 मार्क्स का है। अब इसका बाइफर्केशन देख लेते हैं। देखिए, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये आपका आएगा बेटा 12 मार्क्स का। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपके 3 चैप्टर हैं स्टार्टिंग के इंडियन इकोनॉमी के। एक तो चैप्टर 1 दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, तीसरा है बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और यू कैन से एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स हैं आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो आने वाले हैं टोटल 12 मार्क्स के। ठीक है, इनका कोई अलग अलग वेटेज नहीं गिवन है, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज गिवन है बेटा, दैट इज 12 मार्क्स। नेक्स्ट, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। करंट चैलेंजेस जो भी इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है उसकी वेटेज है 20 मार्क्स की। तो अब आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। देखिए बेटा, इसमें एक तो आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, दूसरा आता है रूरल डेवलपमेंट, तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट एंड चौथा आता है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर। तो ये 4 चैप्टर्स जो नेक्स्ट 4 चैप्टर्स हैं आपके करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन इकोनॉमी को डिनोट करते हैं, और उनकी कंबाइंड वेटेज यहाँ पर दे रखी है, सेपरेट वेटेज नहीं गिवन है, कंबाइंड वेटेज है बेटा 20 मार्क्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। ये चैप्टर ही है, इस यूनिट में एक ही चैप्टर है, राइट। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स। तो इस यूनिट में बेसिकली इंडिया का कंपैरिजन किया गया है विद पाकिस्तान एंड चाइना, और ये आने वाली है बेटा 8 मार्क्स की। ठीक है, सो ये ओवरऑल आपके बने 40 मार्क्स। तो आपने क्या देखा, आपका जो थियरी का पेपर है 80 मार्क्स का, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। सेक्शन ए वुड बी योर इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेक्शन बी वुड बी फ्रॉम IED, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों सेक्शंस की इक्वल वेटेज है 40 मार्क्स एंड 40 मार्क्स, एंड ओवरऑल थियरी का पेपर क्या होगा 80 मार्क्स का। यहां तक तो हमने ये देखा। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट वर्क पे। प्रोजेक्ट वर्क वुड बी योर पार्ट सी। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क भी चलता है इकोनॉमिक्स में, जो कि है 20 मार्क्स का। इसकी डिटेल हम आगे समझेंगे। अब हम बात करेंगे बेटा यूनिट में क्या क्या है। ठीक है, डिटेल में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं एक पर्टिकुलर यूनिट में, अगर हम एक यूनिट कर रहे हैं। तो अभी तक बच्चों हमने बात करी आपके थियोरी के पेपर की वेटेज की, सेक्शन वाइज वेटेज की एंड यूनिट वाइज वेटेज की। अब हम बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 की, विच इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या कवर अप करना है। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, स्टॉक्स क्या है, फ्लोज क्या है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है, एंड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट हमें बात करना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम नेशनल इनकम यूनिट। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इसका थियोरी भी करना है आपको, प्रैक्टिकल भी करना है। वैल्यू एडेड मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड, ये तीनों के तीनों मेथड्स आपको डिटेल में करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, लाइक ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट GNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP and net domestic product NDP at market price as well as at factor cost, real and nominal GDP। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। What do you mean by real GDP and nominal GDP? Why real GDP is preferred to judge the economic growth? तो इससे हमें बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें करना है वो ये है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूनिट 2 दैट इज मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में हमें क्या करना है, देखिए बेटा, मनी का मीनिंग करना है,
एंड फंक्शंस करने हैं, ठीक है। जैसे टीचर्स आपको कराती है ना कि ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, वो नहीं करना है हमें, बेसिकली मनी के फंक्शंस एंड मीनिंग करना है। सप्लाई ऑफ मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मनी सप्लाई में भी आपको सारे मेजर्स नहीं करने हैं, ठीक है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई भी आ जाता है, सिर्फ M1 करना है, M2 M3 M4 आपके सिलेबस में नहीं है। तो सप्लाई ऑफ मनी में क्या क्या आ गया, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, तो ये बस आप अच्छे से कर लीजिएगा। मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंक का जो फंक्शन है, सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ कौन सा फंक्शन है आपका है बेटा, क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन या मनी क्रिएशन जिसे हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, वो वाला फंक्शन सिर्फ कमर्शियल बैंक का करना है। नेक्स्ट सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस करने हैं, ये आपके सिलेबस में सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। एग्जाम्पल हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इशू क्यों है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इशू क्यों बोला जाता है, गवर्नमेंट का बैंक क्यों बोला जाता है, बैंकर्स बैंक क्यों बोला जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है क्रेडिट को, तो बैंक रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका जो टूल है कंट्रोल करने का, CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सारे के सारे टूल्स जो हैं जिससे सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, ये सारे आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है इस केस में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यूनिट 3 की, विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए इसमें आपको एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग करना है और उसके कंपोनेंट्स करने हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करना है यानी कि APC भी करना है, AP और MPC भी करना है, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी करना है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी करना है, थ्योरी भी और उनकी कैलकुलेशन भी। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट भी, मतलब शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में आ गया बेटा आपका ADAS अप्रोच, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अप्रोच, वो आपको डिटेल में करना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग और उसका मैकेनिज्म भी करना है, साथ में इसकी कैलकुलेशंस भी करनी है। आपने देखा ना न्यूमेरिकल्स हैं मल्टीप्लायर के निकालने के न्यूमेरिकल्स, बेसिकली वो आपको करना है इसमें। मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बेटा 1 मार्क का आ जाता है, तो इसे ज़रूर कर ले। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग भी अच्छे से आपको करना है। नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस यूनिट में, वो रहता है प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड क्या है, मतलब इन्फ्लेशन क्या है, एक्सेस डिमांड इज बेसिकली द इन्फ्लेशन एंड डेफिशिएंट डिमांड इज बेसिकली द डिफ्लेशन। तो ये क्यों अराइज होते हैं और साथ में क्या मेजर्स हैं इनको करेक्ट करने के, करेक्ट कैसे किया जाए इन्हें, ठीक है। तो इसमें हमें करना है चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्स एंड मनी सप्लाई, इन 3 टूल्स को बहुत अच्छे से करना होगा। तो ये है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यूनिट 4 की, विच इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो देखते हैं कि इस यूनिट में हमें क्या क्या करना है। देखिए बेटा आपको गवर्नमेंट बजट का मीनिंग करना है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स करना है गवर्नमेंट बजट के एंड कंपोनेंट्स करने हैं डिटेल में गवर्नमेंट बजट के। फिर गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स में बेसिकली रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर आता है, क्लासिफिकेशन करना है रिसीट्स का, रेवेन्यू रिसीट क्या होते हैं, कैपिटल रिसीट क्या होते हैं डिटेल में, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है डिटेल में। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बजट, बैलेंस्ड बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है एंड मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। देखिए यहाँ पे ये न्यूमेरिकल्स भी हैं गवर्नमेंट डेफिसिट के। गवर्नमेंट डेफिसिट में आ जाता है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स की कैसे उन्हें कैलकुलेट करना है ये भी आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द यूनिट 5 विच इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में एक तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मीनिंग करना है और उसके कंपोनेंट्स करने हैं, मतलब क्या क्या इंक्लूडेड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। नेक्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का सरप्लस एंड डेफिसिट आपको अच्छे से करना है। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये बहुत अच्छे से करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, फ्री मार्केट में एक्सचेंज रेट को कैसे डिसाइड किया जाता है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के, ये बहुत अच्छे से करना है। एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है, ये बहुत अच्छे से आपको करना है।
तो यहाँ तक हमने बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर ली डिटेल में। अब हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डिटेल। देखिए सबसे पहला यूनिट 6, इसके अंदर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इसमें क्या क्या आपको करना है, देखिए अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी की स्टेट कैसी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स के क्या कॉमन गोल्स से, मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या फीचर्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर के, प्रॉब्लम्स क्या थी एंड पॉलिसीज क्या थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी। न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन, ये पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, वो बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर में आईपीआर 1956, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कवर अप करना है, एसएसआई उनका रोल और इम्पोर्टेंस एंड फॉरेन ट्रेड के बारे में अच्छे से करना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इसमें आपको लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ करना है, ठीक है। इनके फीचर्स, इनका क्रिटिकल अप्रेजल मतलब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी बहुत अच्छे से आपको करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको करना है। नेक्स्ट यूनिट 7 विच इज करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, लोग कैसे रिसोर्स बनते हैं, यानी कि आपको करना है बेटा सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन डिटेल, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन डिटेल। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, इंडिया का एजुकेशन सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है, ये करना है। नेक्स्ट रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको की इशूज जो कि क्रेडिट एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है। रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स के बारे में आपको डिस्कस करना है। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन एंड अल्टरनेटिव फार्मिंग दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये अच्छे से आपको डिस्कस करना है, ये अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आपको वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको करना है इसका मीनिंग एंड इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको यहाँ पर मेन क्या क्या करना है मैं बता देती हूँ। मेन आपको करना है मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग एंड स्ट्रेटजीज टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ रॉन्ग ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ऐसी चीज़ें आपको करनी होंगी इसमें। नेक्स्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर, हमें कंपैरिजन देखना है इंडिया का विद चाइना एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में स्टडी करेंगे, चाइना एंड पाकिस्तान के बारे में स्टडी करेंगे। जो भी इश्यूज आ रहे हैं इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड, सेक्टोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड एंड अदर ह्यूमन इंडिकेटर से रिलेटेड, वो सब देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आपके प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका प्रोजेक्ट आएगा 20 मार्क्स का इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब उस 20 मार्क्स का बाइफर्केशन कैसे है, देखो बेटा आप जो भी फाइल में कंटेंट लिखने वाले हो उसका वाइवा कंडक्ट होगा और वाइवा होगा 8 मार्क्स का, ठीक है। 8 मार्क्स का तो आपके ओरल टेस्ट की वेटेज है जो कि कंडक्ट किया जाएगा ऑन द नॉलेज ऑफ योर फाइल वर्क, ठीक है। नेक्स्ट जो आप फाइल बना रहे हो मतलब वो फाइल हो गई 12 मार्क्स की। अब इस 12 मार्क्स का बाइफर्केशन देखते हैं कैसे कैसे है। देखिए रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक, टॉपिक आपने कितना बढ़िया सेलेक्ट किया है इसके बेसिस पे आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। नॉलेज, कंटेंट, रिसर्च वर्क, आपका कंटेंट कैसा है, क्या आप लिख रहे हो फाइल में, कितना बढ़िया कंटेंट लिख रहे हो, उसके बेसिस पे आपको 6 मार्क्स में से मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन टेक्निक, आपकी राइटिंग कैसी है, आप कौन सी प्रेजेंटेशन टेक्निक्स को यूज कर रहे हो, आप कलर्ड पेजेस यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप कुछ ड्राइंग्स वगैरह कहीं पर कंडक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप ग्राफ्स, डायग्राम्स वगैरह यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसके बेसिस पे आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ओवरऑल आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है। रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक के हैं 3 मार्क्स, कंटेंट के हैं 6 मार्क्स, प्रेजेंटेशन के हैं 3 मार्क्स एंड वाइवा वॉइस के हैं 8 मार्क्स। तो ओवरऑल आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है।
सो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक्स के सिलेबस की क्या क्या कंप्लीट डिटेल्स हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। तो यहाँ पर गाइज सेशन को एंड करना चाहूँगी, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।